जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, हमने एक फ्री बैच स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें आज हम करने वाले हैं लाभ और हानि का सेकंड लेक्चर। और हम कर रहे हैं बेटा 2013 से लेकर 2024 तक के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम साथ साथ जो है सीखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले बेटा लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, एक बार आप देखो, सोल्व करो और उसके बाद फिर आप जो है सॉल्यूशन देखो। क्या बोल रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg राइस इज ₹125, द कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 kg पल्सेस, द कॉस्ट ऑफ 14 kg पल्सेस इज इक्वल टू दैट ऑफ 1.5 kg टी एंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg टी इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg नट्स एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 kg नट्स। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, जैसे देखो 2.5 kg राइस इज ₹125, मतलब 2.5 किलो चावल का, ठीक है, 2.5 किलो चावल का जो प्राइस है बेटा कितना है वो 125। आगे उसने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 kg पल्स, मतलब 9 किलो चावल का जो प्राइस है वो 4 किलो दाल के बराबर है। तो यहां से अगर मैं 1 kg का प्राइस निकालूंगा तो 1 kg का प्राइस कितना आ जाएगा, यहां से हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना जाएगा 0, 25 पंजे 125 एंड दैट इज 50। अगर 1 kg चावल का प्राइस 50 है तो बेटा 9 kg चावल का प्राइस कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45 दैट इज 450 रुपीज। बात क्लियर है? तो 9 kg चावल का जो प्राइस है वो किसके बराबर है, 4 kg, ठीक है, पल्सेस के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि 9 kg, द प्राइस ऑफ 9 kg राइस इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 4 kg पल्सेस। ठीक है, शॉर्ट में जो है मैंने उसको लिख दिया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 4 kg पल्सेस का जो प्राइस है वो कितना है 450। आगे देखो उसने क्या बोल दिया, द कॉस्ट ऑफ 14 kg पल्सेस इज इक्वल टू दैट ऑफ 1.5 kg टी। ठीक है, 14 kg के लिए तो पहले आप 1 kg पल्स का प्राइस निकालो, तो 1 kg पल्सेस का जो प्राइस है वो कितना जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कितना जा रहा है ये, 2 से काट दो भी, बाकी छोड़ दो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 225/2 आपका आंसर आ गया। ये कितना है 1 kg पल्स का प्राइस, उसको क्या चाहिए 14 kg पल्स का प्राइस, तो 14 kg पल्स का प्राइस कितना जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू, तो 225 इंटू 7, ये क्या आ गया आपके पास, दैट इज 14 kg पल्स का, ठीक है, प्राइस आ गया। और 14 kg पल्स का जो प्राइस है वो 1.5 किलो टी के बराबर है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1.5 kg टी का जो प्राइस है वो किसके बराबर है, वो है आपका 225 इंटू 7। क्या पूछा है इसने, द कॉस्ट ऑफ 2 kg टी इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg नट्स, मतलब 2 किलो चाय की जो कीमत है वो किसके बराबर है, 5 kg नट्स के बराबर है। तो यहां से हमने क्या किया पहले कि 1 kg टी का हमने जो है क्या निकाला, प्राइस निकाला। देखो एक तरीका और भी है कि यहाँ पे आप 2/1.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका डायरेक्ट 2 kg का आंसर आ जाएगा। लेकिन जिनको डायरेक्ट ये बात समझ में नहीं आती, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो कितना जाएगा ये 225 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1.5। हमें निकालना है 2 kg का, तो डायरेक्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन डेसिमल हटाएंगे, एक 0 आ जाएगा, 15 से जाएगा तो बेटा कितनी बार जाएगा ये, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 3 से जाएंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो जो प्राइस आया आपके पास यानी कि 2 किलो, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा 2 किलो चाय का जो प्राइस है वो किसके बराबर है, वो आ गया 15 इंटू 7 इंटू 20। तो को मल्टीप्लाई करने में वेस्ट मत करना, जहां तक आपने मल्टीप्लाई कर पाए वहां तक कर लिया, उसके बाद उसको एज इट इज छोड़ते रहो। अब उसने ये बोल दिया कि 2 किलो चाय का जो वेट है वो 5 किलो नट्स के बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना? तो पूरा सीक्वेंस आपको दिख रहा है, सीक्वेंस को आपको जो है लेके चलना है। एक तरीका और है बेटा, आसान तरीका, पर अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको इस मेथड से देखो। तो इसका मतलब 5 किलो नट्स का जो प्राइस है वो कितना है, तो 15 इंटू 7 इंटू 20, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए 11 किलो नट्स का प्राइस, तो पहले 1 किलो का प्राइस निकालेंगे, 1 किलो का मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15 इंटू 7 इंटू 20। हमें क्या चाहिए 11 किलो का प्राइस, तो 11 किलो के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 20। अब आपको काम क्या करना है यूनिट डिजिट पे। अगर आपको कैलकुलेशन लग रहा है कि बड़ी है तो आप काम करो यूनिट डिजिट पे।
कितना आएगा, 0 सारे ऑप्शन में है। उसके बाद हम काम करेंगे डिजिटल रूट पे, ठीक है। जैसे तो कितना आसान है, ठीक है, 1 1 जा मतलब 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 का मतलब 6 आ गया, और 6 का मतलब यहाँ पे देखो 2 और 6 दूनी 12 और 3। ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल रूट 3 आएगा वो क्या हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। कितनों का आ रहा है, 3 2 5 और 1 6, आंसर नहीं है, ठीक है। 9 3 और 1 4, आंसर नहीं है। हमें क्या चाहिए, वहाँ पे 3 चाहिए। 7 और 4 11, 1 और 1 2, आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या है, देखो 6 और 4 10 2 12, 2 और 1 3 13 आंसर। हाँ, लेकिन ये तब करना है जब आपके पास कैलकुलेशन बड़ी है, अदरवाइज बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर जाएगा। 11 तिया 33 इंटू 20 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये 660 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 छंग 42 को 2 हाथ से लेके 4, 7 छंग 42 और 4 46, तो 4620। कोई भी मेथड अपनाओ, बट ध्यान रखना अगर नंबर छोटे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन टफ लगता है तो आप ये जो मेथड है, यूनिट डिजिट, डिजिटल रूट, डिविजिबिलिटी, आप इनका भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर को फाइंड करने के लिए, बेसिकली बेटा कैलकुलेशन से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, a shopkeeper increases the cost price of an item by 20% and offer a discount of 10% on this market price, what is his percentage gain? देखो उसने क्या बोला है, a shopkeeper increases the cost price of an article by 20%। अगर आपको बेटा बेसिक्स पे कमांड है तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस को मैं कितना बढ़ा के लिखता हूं उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो 100 है, लेकिन मैंने कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ा के लिख दिया, मतलब उसको 120 लिख दिया, तो ये क्या है आपका मार्केट प्राइस। ये आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान रखो, कॉस्ट प्राइस को जितना हम बढ़ा के लिखेंगे वो हमारे लिए क्या है, मार्केट प्राइस। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगी, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होगा। एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस मार्केट प्राइस। अब ये जो मार्केट प्राइस है इस पे मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो भाई अगर 10% का मैंने डिस्काउंट दिया है तो मेरे पास एक्चुअल क्या बचा, 120 का 90%। तो 120 का 90% क्या आ जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे दिया गया डिस्काउंट अगर आप हटा दो तो वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो 12 नमा 108, मतलब कॉस्ट प्राइस था 100, बढ़ा के उसका मार्केट प्राइस हमने लिख दिया 120। अब डिस्काउंट के बाद 10% डिस्काउंट के बाद तो मार्केट प्राइस पे दिया गया डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कितना आ गया, 108। देखो यार, एक आर्टिकल था जिसकी कीमत थी 100 रुपये, हमने उसको बेच दिया 108 रुपये में, तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 8 रुपये का। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो 8%, दैट इज डेल्टा आंसर। बात समझ में आई नहीं आई है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में सब कुछ ऑलरेडी बेटा याद होना चाहिए पहले से। अगला क्वेश्चन देखो, राजेंद्र बॉट अ मोबाइल विद 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। देखो जब तक क्वेश्चन में ना बोले डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होगा, लेकिन यहां पे उसने बोल दिया कि डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है अगर हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। तो ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि मार्केट प्राइस ही क्या है, सेलिंग प्राइस। कब, जब मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। अब वो ये बोल रहा है कि मैंने सेलिंग प्राइस पे उसको डिस्काउंट दे दिया 25% का। इफ द मोबाइल कॉस्ट हिम 4875, व्हाट इज इज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल। एक ही बात है, मतलब हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, वो एक ही चीज है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो भाई, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, बढ़ा के लिखा 120, तो 120 क्या है, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस। अगर मैं इसको आर्टिकल को 120 का ही बेच देता तो मार्केट प्राइस क्या बन जाएगा, तब सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बेटा रीड कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें डिस्काउंट ना देता, अगर मैं इसमें डिस्काउंट ना देता, तो अगर डिस्काउंट ना देता तो मार्केट प्राइस ही क्या आपका सेलिंग प्राइस है। वही चीज आपको यहां पे देखनी है। 20% डिस्काउंट दिया है तो मार्केट प्राइस क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। बस वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये डिस्काउंट ना दिया होता तो डिस्काउंट के बाद कॉस्ट पड़ी 4875, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो आप कह सकते हो कि भाई मार्केट प्राइस इस केस में या सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहां पे दोनों एक ही चीज है। तो आपने सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट कितना दिया, 25% का, तो मतलब अब घटा के वैल्यू कितना है, मार्केट प्राइस का 75%, जिसकी वैल्यू कितना दे रखी है आपको 4875। आप 100 मान के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, इससे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 25 दिया 75, 25 चौका 100,
3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट रहा है क्या? ठीक है, एक बार देख लेते हैं तो ओके, ये हमने डिवाइड गलत कर दिया। ठीक है, तो 3 बन जा 3, कैरी बन जाएगा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, दैट इज 6500। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये आपका मार्केट प्राइस है। एक्चुअल मार्केट प्राइस ये था अगर मैं इसको बिना डिस्काउंट के बेचता, दैट इज 6500। अगला क्वेश्चन देखो, Sudhir purchased a chair with 3 consecutive discount of 20%, 12.5% and 5%. The actual deduction will be। तो ये मैंने आपको सिखाया था बेटा परसेंटेज के अंदर भी, लाभ और हानि के अंदर भी, कि कभी भी अगर आपको नेट डिस्काउंट निकालना है, आपको 3 4 5 दे रखे हैं, देखो सबके लिए अलग एक फॉर्मूला है, बट अगर आपको नेट चेंज वाला फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आप नेट चेंज वाले फॉर्मूले से ही इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। वो क्या होता है, अगर हमें 2 सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज दे रखा है, तो आप उसमें नेट चेंज निकाल सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से। अगर आप इसमें नेट चेंज निकाल रहे हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस का x माइनस का y, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके लिए एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि डिस्काउंट है हमने माइनस बाहर ले लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बस ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आपको बता रहा है कि डिस्काउंट दिया है आपने, वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। तो आपने क्या काम करा कि पहले किन्हीं भी 2 का आप नेट चेंज निकालो, तो आसान क्या दिख रहा है मेरे को, 20 और 5, ठीक है, या फिर 20 और 12.5 का निकाल दो, आपके ऊपर है। तो मैंने पहले 20 और 5 का नेट चेंज निकाला, क्योंकि डिस्काउंट है, डायरेक्ट माइनस बाहर रखो, दिमाग में रखो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अब ये सॉरी इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको ये दिमाग खुद लगाना है कि आपको फंसना नहीं है कि आप इन दोनों का पहले नेट चेंज निकाल लो, पहले इन दोनों का निकाल दो ना, क्योंकि आसान दिख रहा है ये 20 पंजे 100, 100 कितना गया यहाँ पे बेटा, ये चल जाएगा 25 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ गया 24%, यानी कि इन दोनों का नेट चेंज कितना है 24%, क्योंकि हमारे पास 3% है, तो 24% का नेट चेंज निकाल दो किसके साथ, अब 12.5 के साथ, कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन आसानी होगा। तो 12.5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से 1 0 करेंगे तो यह जाएगा, तो आपको दिख रहा है 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से दिख रहा है 10, ठीक है, 4 छंग 24, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, जब इसको ऐड करेंगे 24 में बेटा 12.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36.5, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस क्या करेंगे यहाँ से 3, अगर 3 माइनस करेंगे तो आपके पास नेट चेंज कितना आएगा 33.5%, दैट इज योर आंसर अल्फा। बात क्लियर है? तो अगर 2 3 4 5 कितने भी डिस्काउंट आपको दे रखे हैं, आप नेट चेंज से ही आप जो नेट डिस्काउंट है फाइंड कर सकते हैं। तो x विदाउट साइन, अगर आप साइन लेके चलेंगे तो ऐसे अप्लाई करना है, विद साइन, विदाउट साइन x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पर 100 आप अप्लाई कर दो, पहले 2 का निकालो, फिर 2 का जो नेट चेंज आएगा उसको आप तीसरे के साथ निकालो, उनका जो आएगा वो आप चौथे के साथ निकालो, अगर आपको 4 नेट चेंज दे रखे हैं तो। ठीक है, अगला देखो, राम बाइज, ठीक है, 4 चेयर एंड 9 स्टूल फॉर 1340। देखो एंड आपको याद होगा, और एंड का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या है, बोथ, मतलब दोनों को उसने जो है खरीदा है, 4 चेयर को और 9 स्टूल को उसने जो है 1340 में खरीदा है। इफ ही सेल चेयर्स एट 10% प्रॉफिट एंड स्टूल एट 20% प्रॉफिट, ही अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 188। हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे फॉर द चेयर्स। ठीक है, तो उसने जो है बेटा चेयर्स के लिए जो है कितना पे किया होगा। ठीक है, अगेन देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप लेट कर लो कि भाई चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो HC है, स्टूल का S है, तो 4C प्लस 9C बराबर 1340, एक इक्वेशन आपको उससे मिल गया। दूसरी इक्वेशन आपने जो है 10% के उनको बेच दिया है, फायदे पे और नुकसान पे। अच्छा, दोनों को हमने जो है फायदे पे बेचा है और हमें ऐसा करके टोटल लाभ कितना हो गया 188 का हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान ये रखो, आपको बस ये चीज समझना है कि हमें क्या दे रखा है,
हमें यहाँ पे दे रखा है उनका कॉस्ट प्राइस। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना जिसमें 2 आर्टिकल का, 3 आर्टिकल का या 2 अलग अलग आर्टिकल का आपको कंबाइन कॉस्ट प्राइस दे रखा है। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है भाई, हमने मान लिया एक चेयर का कॉस्ट है C, तो 4C प्लस 9 स्टूल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1340। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है 4 चेयर और 9 स्टूल का। बात क्लियर है? लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, ये भी बात आपको पता है। तो यहाँ से आप क्या करो कि अगर मैं यहाँ पे चेयर लिखूँ, यहाँ पे मैं स्टूल लिखूँ, यहाँ पे आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। हमने चेयर को सेल करा कितने पे? 10% के फायदा, मतलब प्लस लेके चलेंगे। स्टूल को हमने बेचा कितने पे? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हमने बेचा उसको 20% के फायदे पे। जब दोनों को कंबाइन ओवरऑल क्या हुआ मुझे? 188% का फायदा। तो ये जो 188% का फायदा हुआ है बेटा, हुआ किस पे है? ये ओवरऑल पे 1340 पे। तो इसकी हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज क्यों निकाला भाई? इंडिविजुअल चेयर, इंडिविजुअल स्टूल का मुझे लाभ और हानि दे रखा है, तो कंबाइन का मैंने क्या करा यहाँ पे? लाभ और हानि निकाल लिया। मतलब यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई हो सकता है, दो चीजों को मिला के अगर मिक्स हो रही हैं, अगर मर्ज हो रही हैं, तो वहां पे आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जब इंडिविजुअल का लाभ और हानि दे रखा है तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ा वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। 0 से 0 कटेगा। किससे कट रहा है बेटा? 2 से कट रहा है, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। कितनी बार जा रहा है ये? कट रहा है क्या किसी से? 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 नहीं कटेगा, क्योंकि 67 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो अब देखो, अब ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। अगर परसेंटेज आसान होती, अगर परसेंटेज कैसी है? आसान है, तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा परसेंटेज टफ आ रही है तो फिर यहाँ पे भी आपकी जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखो, अगर ये कि ऐसा नंबर होता जो 67 से डिवाइड हो जाता तो आपका काम आसान हो जाता, लेकिन क्या वो डिवाइड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट उसको एज इट इज लिख दो कि 940 डिवाइडेड बाय 67 क्या है आपकी? ये कंबाइन लाभ है, ठीक है, या हानि है, जो भी है, क्योंकि उसने खुद बोल दिया प्रॉफिट है तो आपको फायदा हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? पहले ध्यान से समझो हमने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है? इस चीज को देखो एक बार। अब क्या करना है? अब एलिगेशन लगाना बेटा आप सभी को आता है। देखो, आपको ये बात डेफिनेटली पता है कि ये जो नंबर होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। तो ये बड़ा नंबर है तो बड़े में से इसको माइनस करेंगे। अच्छा, मिलेगा क्या? ये क्या दे रखा है आपको? परसेंटेज। हानि मतलब लाभ, ये भी क्या है? गेन। ये भी क्या है? गेन। बेटा लाभ और हानि हम देखते किस पे हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस का रेशो। अब देखो, ये आपको आना चाहिए, है ना? अगर ये कॉन्सेप्ट आपने, अगर एलिगेशन आपने इन क्वेश्चंस पे लगाना नहीं सीखा है ना, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको दिक्कत आने वाला है। तो ये आपने क्लास में सीखा होना चाहिए, आपने ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया होना चाहिए कि भी एलिगेशन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्या मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से 20 माइनस 940 डिवाइडेड बाय 67 रेशो। अब क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ से माइनस करेंगे 940 अपॉन 67 माइनस 10। सोल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा? देखो, 2 7 जा 14, कैरी गया 1, 2 चंग 12 और 1 13, तो 1340 माइनस 940 अपॉन 67। क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं तो ये नीचे वाली टर्म तो कट जाएगी। 940 माइनस 670 डिवाइडेड बाय 67, रेशो में ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिला मुझे मेरे पास यहाँ पे? तो बेटा 1340 में से 940 माइनस करेंगे तो कितना मिला? 400 मिला। रेशो ये क्या मिल रहा है मुझे? एक चेयर और एक स्टूल के कॉस्ट प्राइस का, मतलब यहाँ पे सॉरी, चेयर और कॉस्ट प्राइस का, हाँ, चेयर और स्टूल के कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल गया। मतलब 4 चेयर 9 स्टूल के कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल गया आपको ये, ठीक है? ये ध्यान रखना। जब आप 940 में से बेटा 670 माइनस करोगे 30 700, तो 240 यानी कि 700 मान लिए। अगर हमने इसको 30 ऐड कर दिया तो 700, तो 240 270 कितना आएगा? ये 270। 0 से 0 गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टूल और, आप कह सकते हो बेटा कि स्टूल और चेयर, 4 चेयर 9 स्टूल के कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ गया? 40 रेशो 27। टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना? 1340। तो अब रेशो में आपको पता है भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? तो 67 की वैल्यू है 1340। एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? दिख रहा है आपको? 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगे, 2 छंग 12 और 1 13, यानी कि यह जाएगा 20। तो 4 चेयर की कॉस्ट कितना है? उसने क्या पूछा है?
हाउ मच मनी डिड यू हैव टू पे फॉर द चेयर्स, तो चार चेयर की कॉस्ट कितना है बेटा 40, तो 40 की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 800। अगर उसने पूछा होता व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, तो अब क्या करेंगे इसको चार से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 40 क्या है द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स, अगर एक चेयर की कॉस्ट आपसे पूछेगा तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना जाएगा आपको यहाँ से चार्ली। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो एक बार। An article is sold at a profit of 32%. If the cost price is increased by 20%, ध्यान रखना cost price को increase करा है मतलब market price, and the sale price remain the same, then the profit percent becomes selling, मतलब selling price तो same है, हमने cost price को बढ़ा दिया लेकिन selling price same है, तो उसकी obviously बात है हमारा क्या हो गया, लाभ जो है हमारा बढ़ गया। तो कितना बढ़ा वही आपसे पूछा है कि भाई अब हमारा जो है प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। और हम किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं बेटा 32% के फायदे पे, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस था 100, आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं 100 मान के भी कर सकते हैं। अब मैंने जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस था मैंने उसको बेचा, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस को जितने फायदे नुकसान पे बेचा वही क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। हमने 32% के फायदे पे बेचा है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 122। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस बढ़ा दूं 20% से, तो बेटा जो नया मेरे पास कॉस्ट प्राइस आएगा आफ्टर 20% इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस 120, लेकिन सेलिंग प्राइस मेरा सेम था तो नया सेलिंग प्राइस भी कितना है आपका 132। अब मेरा कॉस्ट प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 132, क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे दिख रहा है 12 रुपए का फायदा, कितने पे 120 पे इंटू 100, तो देखो 12 से कितनी बार जाएगा 10, 0 से 0 कटेगा, परसेंटेज का साइन, तो आपका आंसर कितना हो गया कि जो अब उसको फायदा हो रहा है वो कितना है 10% का, दैट इज अल्फा। क्लियर है चीज, चलो आगे देखो। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ अ लॉस ऑफ 6%, द सेलर गेट ₹6 मोर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्या ऐसे लैंग्वेजेस में ना बड़ा आसान तरीका होता है, आपको 3 लैंग्वेज पे काम करना होता है। आप ध्यान कैसे इसको रख सकते हो कि जब किसी आर्टिकल को बेचा, बेचने पे जितने का फायदा या नुकसान हुआ, ये ध्यान रखो, बेचने पे जितने का भी फायदा या नुकसान हो रहा है, और ऐसा करने से अगर आपका बेटा जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ गया, ऐसा करने से अगर आपका सेलिंग प्राइस में कुछ बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो 3 केस बनते हैं ये, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कॉस्ट प्राइस में हम चेंज करते हैं, या फिर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में हम चेंज करते हैं, बट इन दोनों केस में जो वैल्यूज होती हैं वो आपको हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक परसेंटेज आपको दे रखा है और एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है और सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज हो रहा है, तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी डायरेक्ट क्या याद रखो, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ 6%, अगर 6% नुकसान की बजाय मैंने उसको 6% फायदे पे बेचा होता, देखो 100 मान के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मान लिया अभी कॉस्ट प्राइस था 100, कॉस्ट प्राइस क्या है, पहले उसको क्या हो रहा था 6% का नुकसान, तो मतलब सेलिंग ये था कॉस्ट प्राइस, तो पहले सेलिंग प्राइस क्या था, पहले सेलिंग प्राइस था उसका 96, सॉरी 6% है ना, हाँ 94, ठीक है। अगर हमें 6% का नुकसान हो रहा था तो मतलब मैंने 100 का लेके उसको बेच दिया 94 का। अब जो सेलिंग प्राइस 2 है, जब मैं उसको 6% के फायदे में बेच रहा हूं तो अब कितना हो गया 106। अब मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, भाई पहले था सेलिंग प्राइस 94, अब कितना हो गया 106, कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 12 का डिफरेंस है। बात समझ में आई नहीं है, लेकिन इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, भाई सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 6 बढ़ा है सिर्फ, तो मतलब 12 की वैल्यू कितना है 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 1/2। क्या पूछा उसने, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 की वैल्यू कितना जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 50 रुपीज। बस ये है कि आपको अगर इतना नहीं करना है, 100 नहीं मारना है, बिना 100 के भी हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया अभी कि आप ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन सेल 2 आइटम ईच एट ₹990, ध्यान रखना, अ पर्सन सेल 2 आर्टिकल्स 2 आइटम्स ईच एट ₹, मतलब दोनों को उसने बेच दिया 990 पे। अब ये भी अलग एक केस होता है कि अगर आप 2 आर्टिकल को बेच रहे हैं, उनका सेलिंग प्राइस अगर सेम दे रखा है ना, और उसने क्या बोला है, देखो एक को बेचा है 10% के फायदे पे, दूसरे को बेचा है 10% के नुकसान पे, और 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर सेम है
और एक को जितने के फायदे पे बेचा है दूसरे को उतने के ही नुकसान पे अगर आप बेच रहे हो, मतलब ये दोनों परसेंटेज अगर सेम है, और तब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर टू आइटम्स, तो ये ध्यान रखो। ऐसे में पहली बार तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस। कब, कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स, if the selling price of two article is same, अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, एंड वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट, ठीक है, एंड अदर इज सोल्ड एट, ये डायरेक्ट इसको बेटा लिख लेना, अदर इज सोल्ड एट X% लॉस। ये लैंग्वेज आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि भी दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को बेचा है X% के फायदे पे, दूसरे को बेचा है X% के नुकसान पे, देन ये ध्यान रखो, दे हैव लॉस। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में हमेशा क्या होगा, उसमें नुकसान होगा। कितने परसेंट का नुकसान होगा, तो ध्यान रखना, तो जो लॉस होगा, हमें जो लॉस परसेंट होगा, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, वो होगा आपका x²/100% का, ठीक है। ये भी बेटा नेट चेंज वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कॉस्ट प्राइस सेम, सॉरी सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एक को जितने के फायदे पे बेचा है, दूसरे को आपको उतने के नुकसान पे ही बेचना पड़ेगा। क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अगर दोनों कंडीशन दिखी, इसका मतलब क्या है, 10% 10%, तो आपको क्या दिख रहा है, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंट का हमें क्या होगा, नुकसान। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1% का नुकसान, दैट इज ब्रावो। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ चीजें अगर आपको डायरेक्ट याद है ना बेटा, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ ट्रेडर सेल टू कंप्यूटर्स एट द सेम प्राइस, सेल एट द सेम प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कैसा है, बराबर, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन वन एंड द लॉस ऑफ 30% ऑन द अदर। अभी समझाया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है। 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900 डिवाइडेड बाय 100, इतने परसेंट का आपको नुकसान होगा, हमेशा नुकसान होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9% का क्या होगा आपको नुकसान, डायरेक्ट आंसर। बात क्लियर है भैया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल X increase by 20% every year and the price of article Y increase by 10% every year. In the year 2010, the price of article X was 5,000 and the price of article Y was 2,000. In which year the difference in their price exceeds 5,000 for the first time? ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपका चेक होता है एप्टीट्यूड, ये ध्यान रखो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये कोई बस दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज जस्ट एन एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, बट ये एप्टीट्यूड है आपका। जैसे देखो, दो आर्टिकल हैं, एक एक्स आर्टिकल है और एक वाई आर्टिकल है। एक्स का जो प्राइस है हर साल 20% से इंक्रीज हो रहा है, वाई का जो प्राइस है वो हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है। अगर 2010, अगर मैं 2010 की बात कर रहा हूं और 2010 में जो प्राइस है आपका एक्स का वो कितना था, 5000, कितना था ये, 5000, और वाई का कितना है बेटा, 2000। अभी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अभी इनके बीच का डिफरेंस है 3000 रुपए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई किस साल में, कितने साल में इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5000। इतना क्वेश्चन आप सभी लोगों ने अप्रोच कर लिया होगा। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, देखो एक तरीका तो ये है कि भाई पहले साल इसका 20% इंक्रीज कर दो, इसका आप इंक्रीज कर दो, आप दूसरे साल में करके चेक कर लो। बट मेन थिंग ये है कि ऑप्शन पे निगाह मारो। क्या पहले क्या रखा आपको, 2 साल, 2012 का मतलब 10 से 2 साल आगे, यहाँ पे देखो 3 साल, यहाँ पे देखो 4 साल, यहाँ पे देखो 5 साल। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो ज्यादातर जो आंसर होगा वो अल्फा और ब्रावो होता है, लेकिन तुक्के नहीं मारने हैं। करना क्या है आपको याद होगा नेट चेंज। अब जो बच्चा यहाँ पे नेट चेंज को भूल गया उसने इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया। जिसको नेट चेंज आता है वो कम टाइम में इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेगा। अब जो बच्चा ऐसे सोल्व कर रहा है कि भाई 2011 में क्या होगा, इसका प्राइस 20% से बढ़ गया, इसका प्राइस जो है 10% से बढ़ गया, और फाइंड करेगा, फिर बोलेगा कि 2012 में चेक कर लेते हैं, इतने से बढ़ गया, इतने से बढ़ गया, तब आ जाएगा। नहीं, नेट चेंज पता है ना, तो 2 साल का 20% का नेट चेंज डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है, याद होना चाहिए, दैट इज 44%, ठीक है।
एक्स प्लस वाई, नेट चेंज का फॉर्मूला बेटा तीसरी बार मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो पहले साल 20, दूसरे साल 20, इसके बाद क्या हो जाएगा x इंटू वाई दैट इज 400 डिवाइडेड बाई 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 44%। मतलब 2 साल में इसका जो बेटा प्राइस है वो 44% इंक्रीज हो गया। 10% का 2 साल का नेट चेंज सभी को पता है 21% होता है, नहीं पता है तो देख लो 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना जाएगा बेटा ये 21%। ये क्या आ गया आपका नेट चेंज आ गया। जब कोई, अब इनका डिफरेंस देखो डायरेक्ट, इनका डिफरेंस कितना है, ठीक है। देखो ये टाइम लगेगा आपको समझने में, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है 23% का। मतलब जब ए कुछ भी नहीं था तब इनके बीच का गैप कितना है 3000 रुपये का। या आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, भाई ये कितना इंक्रीज हुआ 44%, तो इंक्रीज होने के बाद 144% हो गया, ठीक है। 144% किसका 5000 का, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 5 चौक 20 का जीरो हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो कितना आ गया आपके पास ये, अच्छा 5000 है सॉरी, तो कितना आएगा ये 7200। ये बड़ा 21%, तो कितना हो गया 121% किसका 2000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया बेटा आपके पास 2420। ये कितना है आपके पास 7720। क्या इनका डिफरेंस 5000 से ज़्यादा है, चेक करो एक बार। तो ये कितना आएगा, वैसे तो डायरेक्ट आपको दिख जाना चाहिए, फिर भी 0 9 से 2 गया, कितना आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1 का मतलब 11 है, कितना आएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे कहता 6 में से 2 गया 4। अब आपको दिख रहा है 4470, मतलब 2 साल तो आंसर नहीं है, 2 साल नहीं है। तो अभी 2013 का मतलब क्या है 3 साल। तो 3 साल का एक बार नेट चेंज निकालो, वैसे तो आपको आंसर दिख जाएगा 4770। कितना बढ़ना चाहिए अगले साल, ये भी क्या करेगा 20% और इंक्रीज होगा, ये भी क्या होगा 10% और इंक्रीज होगा, लेकिन किसका, इसका और इसका। एक बार इसका 20% इंक्रीज आप करके देख लो तो कितना हो गया ये 120%, किसका 4770। तो कितना आएगा देखो 12 सत्ते 84 का 4 कैरी गया 8, 12 सत्ते 84 और 8 कितना जाएगा बेटा 92 कैरी गया 9, 12 चौक 48, 48 और 2 कितना जाएगा यहाँ से 50 और 7, तो ठीक है कितना आ गया। अच्छा हमने गलत वैल्यू का निकाल दिया, ठीक है। किसका निकालना है बेटा मुझे 120%, 7200 का निकालना है, ठीक है। 120% हमें किसका निकालना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी 2012 के बाद वो 7200, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 0 एक ऑलरेडी आ गया, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 सत्ते 84 और 2 कितना आ जाएगा 8660। यानी कि 2013 में इस वाले अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई 6440। यहाँ पे कितना था ये, तो 2012 के बाद इसका प्राइस था 2420, तो इसका भी क्या हो गया 10% बढ़ गया, मतलब अब इसकी वैल्यू 110% होगी। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 चौक 44 और 2 46 कैरी 4 गया, 11 दूनी 22 और 4 26, कितना हो गया 2662। ये कितना है 2662। दोनों का डिफरेंस 5000 से ज़्यादा आना चाहिए। क्या आ रहा है चेक करो, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसको 3000 भी मान लेता, ठीक है, तो फिर भी देख लो यहाँ से बेटा, यहाँ पे कितना जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे क्या बचा 3 कैरी लेंगे 13, कितना आएगा ये 7 आ गया। यहाँ पे बचा 5 कैरी लेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा बेटा आपका 15 में से 6 गया, कितना चला जाएगा ये 9, यहाँ पे क्या बचा 7 में से 2 गया 5, इसका मतलब आंसर क्या आपका ब्रावो। अब इतना भी टाइम आप बचा सकते हैं, अभी क्यों बताया, क्या कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा भी बताया है, ठीक है। शॉर्टकट भी है इसका एक बेटा, ऐसा नहीं है कि इसका शॉर्टकट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल इज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फॉल्टी बैलेंस विच रीड 100 ग्राम फॉर 800 ग्राम, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट %। अब ये जितने भी बेटा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनका एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉपकीपर अपने कॉस्ट प्राइस पे ही आर्टिकल को बेच रहा है ना, तब आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपके लिए क्या है, तब गेन % निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको गेन % निकालना है तो एरर कितने की वो कर रहा है अपॉन फॉल्टी मेजर इनटू 100 आपका आंसर, ठीक है। यहां से आप जो है डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं।
कि भाई कितने का फॉल्टी मेजर कर रहा है, कितने का एरर हुआ। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, सेल इज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, उसने बोल दिया कॉस्ट प्राइस से बेचना है, तो मतलब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। यूजेस ऑफ फॉल्टी बैलेंस विच रीड 100 ग्राम, तो 100 ग्राम क्या है, एक्चुअल वैल्यू थी 100 ग्राम, बट इसको रीड कर रहा है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम क्या है, फॉल्टी मेजर। ठीक है, तो एरर कितने का हुआ, 1000 से 800 पे 200 का एरर हुआ। ठीक है, फॉल्टी मेजर कितना है, 800 ग्राम इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, ये 20, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 25% आपका आंसर। ठीक है, दैट इज ब्रावो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ टेलीविजन सेट इज सोल्ड एट ₹X, अ लॉस ऑफ 28% वुड बी incurred. If it is sold at ₹Y, a profit of 12% would be incurred. What is the ratio of Y to X? ठीक है, तो कोई इसमें भी डायरेक्ट, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने लिखवाया था, अदरवाइज आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। एक आर्टिकल है जिसको मैंने सेलिंग प्राइस 1 पे बेचा, और सेलिंग प्राइस 1 पे बेचने पे जो हमें फायदा और नुकसान हुआ वो कितने का हुआ है, हमें नुकसान हुआ है बेटा X% का। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस 1 पे किसी भी आर्टिकल को बेचने पे मुझे फायदा हुआ इतने % का, तो मैं कितने का बेचूं, या अगर मैंने उसको सेलिंग प्राइस 2 पे बेचा है तो उसे फायदा नुकसान हो रहा है Y% का। आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपने याद रख लिया, अब देखो क्वेश्चन पे अप्रोच करना कितना आसान हो गया। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है ना ये, तो ध्यान रखो इसमें क्या करना है। तो सेलिंग प्राइस 1 मतलब उसने जब उसको बेचा X प्राइस पे, जब बेचा X प्राइस पे तो मुझे लॉस हुआ 28% का, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 28% है ना, 30 70 72% इज इक्वल टू, जब मैंने उसको बेचा ₹Y का तब क्या हुआ, मुझे 12% का फायदा हो गया, तो मतलब 112। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, Y to X पूछा है, X to Y नहीं पूछा, Y to X पूछा है, तो Y अपॉन X का जो रेशो होगा कितना आ जाएगा, 112 अपॉन 72। 4 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 8 और 3 11, 32, 4 अट्ठे 32, 28 किसी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब और कटेगा। ठीक है, 4 एकम 4, और कितना गया बेटा यहाँ से, 4 अट्ठे 32, कितना जाएगा देखो 14 9, तो 14:9 आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर, दैट इज डेल्टा। ठीक है, तो आज हमने बेटा 2020 के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, और अगले वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो इसको कंप्लीट कर दें। नहीं होगा तो बेटा अगले 2 लेक्चर में आपका पूरा लाभ और हानि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बेटा और वीडियोस के लिए, और जितना भी हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जो अपनी आप तैयारी को बेहतर करते रहिए। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।